नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी। आपका अपना YouTube चैनल साइंस मुकाबला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में, जिसमें कार्य एक और अध्ययन हमने कर लिया है। कार्य के बारे में हमने जानकारी ले ली है। जिसने अभी तक कार्य का वीडियो यदि नहीं देखा है तो आप YouTube पर जाएं और सर्च करें कार्य साइंस मुकाबला, तो वहां से आपको कार्य के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा, एनर्जी। तो सबसे पहले बात की जाए ऊर्जा, तो ऊर्जा दोस्तों एक अदिश राशि होती है। जिस प्रकार से कार्य एक अदिश राशि थी, उसी प्रकार से ऊर्जा भी एक अदिश राशि होती है। एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। अब ऊर्जा होती क्या है? कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाएगी? ऊर्जा कहलाती है। और दोस्तों, बगैर ऊर्जा के कार्य संभव नहीं होता है। यदि हमारे पास ऊर्जा नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए ऊर्जा का मात्रक भी वही होगा जो किसका होता है? कार्य का। और दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बता दिया कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। इसी प्रकार से ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा? जूल होगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्लियर है दोस्तों? ऊर्जा एक कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। आगे, ऊर्जा अनेक प्रकार की होती है। जैसे हम बात करें यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, अनेक प्रकार की ऊर्जा होती है। ये होते हैं ऊर्जा के प्रकार। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों का योग ही क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। ऊष्मा ऊर्जा के बारे में, कण होते हैं या ऊष्मीय कण होते हैं जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाने पर जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? ऊष्मा ऊर्जा होती है। आवेशों के कारण प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। आगे, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है? नाभिकीय ऊर्जा होती है। गुरुत्वीय ऊर्जा, पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल की ओर खींचती है तो वो कौन सी होती है? गुरुत्वीय ऊर्जा होती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा होती है। ज्वार ऊर्जा समुद्रों में या महासागरीय से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। तो ये दोस्तों, ये ऊर्जा के प्रकार थे, जिनमें सबसे पहला हम अध्ययन करते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गति ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों का योग ही क्या कहलाता है?
यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे समझे हम यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। मान लीजिए ये कोई लकड़ी का एक बंडल है या तख्ता मान लो, आप इसे कुछ भी मान लो। यहां पर एक कील ले ली और कील को इसमें ठोकना है हथौड़े के माध्यम से। तो जैसे ही मैंने हथौड़े को ऊपर उठाया, तो ऊपर उठाने पर हथौड़े को मैंने ऊपर उठाया तो उसमें स्थितिज ऊर्जा निहित तो होती है। और ऊपर उठाकर जैसे ही मैंने हथौड़े को नीचे दिया, कील इस तख्ते में चली जाती है, तो ये क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। जैसे और बात करें, एक धनुष होता है, धनुष पर तीर चढ़ाया जाता है, उसको जैसे ही खींचा जाता है तो खींचने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, तो वो क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा। और जैसे ही उसकी स्थिति में परिवर्तन करके उसको छोड़ा जाता है तो किसमें बदल जाता है, गतिज ऊर्जा में। अर्थात उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों निहित होती है। तो वो कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। क्लियर है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी यांत्रिक ऊर्जा। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा, गति ऊर्जा, गति नाम से ही पता चल रहा है, गति के कारण निहित ऊर्जा ही क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। गति के कारण निहित ऊर्जा ही क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब देखते हैं हम ई, जिसे काइनेटिक भी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, इसे ई के से प्रेजेंट करते हैं, ई के, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। क्या होता है दोस्तों, 1/2 mv²। ये होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ई के, ई काइनेटिक बराबर होता है 1/2 mv² होता है। अब देखो इधर, यह है गतिज ऊर्जा और हमने बताया कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्लियर है। अब लेकिन ये जूल कब बनेगा, ये एम क्या होता है, ये तो हो गई गतिज ऊर्जा, ये तो हो गया गतिज ऊर्जा ई के। एम क्या होता है, एम होता है द्रव्यमान, एम होता है द्रव्यमान। और न्यूमेरिकल में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, कार्य वाले में भी, कि द्रव्यमान को हमेशा और हमेशा किसमें लेते हैं, न्यूमेरिकल में किलोग्राम में। किसमें लेंगे, किलोग्राम में। यदि ग्राम में दिया हुआ है तो आपको किसमें चेंज करना होगा, किलोग्राम में। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया। ये वेग होता है और वेग हमें किसमें लेना होता है, आपको पता है, मीटर पर सेकंड में। किसमें लेना है, मीटर पर सेकंड में। ये होता है वेग, और वेग लेना है हमें मीटर पर सेकंड में। तो गतिज ऊर्जा क्या हो गई दोस्तों, 1/2 mv²। जब भी आपको मिलता है कि गतिज ऊर्जा, सीधा फॉर्मूला याद रखना है 1/2 mv²। एम क्या होता है, द्रव्यमान, किसमें लेना है, किलोग्राम में लेना है। वी क्या होता है, वेग, जिसे किसमें लेना है, मीटर पर सेकंड में लेना है। दोस्तों यहां से ये फॉर्मूला इस प्रकार से न पूछकर, ये सीधा सीधा भी पूछा गया है कई बार, ये न पूछकर हमारे पास संवेग होता है, और संवेग P बराबर होता है m × v। संवेग P बराबर क्या होता है, m × v। यदि इसे संवेग की फॉर्म में चेंज करता हूं मैं, तो ऊपर भी m से गुणा कर दो, नीचे भी m से गुणा कर दो, तो क्या बन गया हमारे पास, 1/2 m² v²/m बन गया। और m² v² क्या हो गया, p² हो गया। तो इसे क्या लिख सकता हूं, E के बराबर क्या हो गया, p²/2m। ये भी किसका फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। अब देखो यहां से प्रश्न और किस प्रकार से आते हैं। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि जो गतिज ऊर्जा है वो किस किस पर निर्भर करती है। देखो, गतिज ऊर्जा द्रव्यमान पर निर्भर करती है, गतिज ऊर्जा द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इधर लिखा हूं मैं, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। और गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, उस अभिक्रिया, उस कण के वेग पर या वस्तु के वेग पर निर्भर करती है। दो बातों पर निर्भर हो गई, एक तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है
और एक वस्तु के वेग पर निर्भर करती है। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा कितने गुना हो जाती है? 2 गुना होगी भाई, समानुपाती है केवल। कितने गुना होगी? 2 गुना होगी। देखो 2 गुना कर दिया, 2 हो गया, क्या बच गया? 1/2 mv² हो गया। क्लियर है, 2 गुना हो जाती है। लेकिन यदि वो पूछता है कि यदि किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा कितने गुना होती है? देखो ये 1/2 m का m कितना हो गया? 2 गुना कर दिया, कितना हो गया? 1/2 m 4v², 4 आ गया 1/2 mv²। तो गति ऊर्जा कितने गुना हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। क्लियर है दोस्तों? द्रव्यमान को 2 गुना किया तो वस्तु गति ऊर्जा भी कितनी गुना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। लेकिन यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा कितने गुना हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। क्लियर है दोस्तों? E के 1/2 mv² हो गया। एक फॉर्मूला हो गया E के बराबर p²/2m। p होता है समवेग। क्लियर है? जैसे देखो एक न्यूमेरिकल बनाता हूं मैं यहां से। देखो एक न्यूमेरिकल समझो। मान लीजिए एक वस्तु है और वस्तु का वेग दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकंड। ये वेग दिया हुआ है वस्तु का। यदि उस वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है 100 ग्राम, तो उसकी गति ऊर्जा ज्ञात करो। हमें ज्ञात करना है, ई के फाइंड आउट करना है। प्रश्न समझ आया दोस्तों? प्रश्न क्या है, एक वस्तु का वेग 500 मीटर पर सेकंड है और उस वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? देखो दोस्तों, वेग दिया हुआ है और वेग क्या है? 500 मीटर पर सेकंड। और वेग हमें किस में चाहिए? मीटर पर सेकंड में। क्लियर है? इसी में रखना है। द्रव्यमान m होता है, कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। हमें ग्राम में नहीं चाहिए, द्रव्यमान किस में लेना है? किलोग्राम। तो क्या करेंगे? 1000 का भाग लगा देंगे और क्या बन जाएगा? m बराबर 0.1, चाहे ऐसे लगा दो, भाग लगा दो किसका? 1000 का। क्या आ गया? 0.1 किलोग्राम। अब तो बन जाएगा। फॉर्मूला क्या हमारे पास? E के बराबर 1/2, m का मान कितना है? 0.1 और v कितना है? 500 × 500। यहां से पॉइंट हटा दो, नीचे 10 लगा दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, कितना बन गया? 5 5 25, 1 2 3, भाग लगा दो 2 का, कितना आ गया? 1 2, भाग लगाए 2 2 5, ये बन गया दोस्तों। पहले कितना था? 25,000, अब कितना हो गया? 12,500। और आगे क्या आएगा? जूल, क्योंकि जो गति ऊर्जा है वो किस में आती है? जूल में आती है। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आ जाते हैं। ये ध्यान रखना हमेशा कि द्रव्यमान को किलोग्राम में और वेग को किस में लेना है? मीटर पर सेकंड में। क्लियर है? अब हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है दोस्तों? नाम से पता चल रहा है स्थितिज ऊर्जा। स्थिति के कारण निहित ऊर्जा ही क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। स्थिति के कारण निहित ऊर्जा ही क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और दोस्तों स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, तो इसे ईपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ईपी, और ईपी बराबर होता है mgh। वही हमने कार्य के बारे में भी पढ़ा था, W बराबर m × g × h, और वही कार्य किसके बराबर हो गया? स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गई? ईपी स्थितिज ऊर्जा, m क्या हो गया? द्रव्यमान, g क्या हो गया? गुरुत्वीय त्वरण, g क्या हो गया? गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या हो गई? ऊंचाई। h क्या हो गई? ऊंचाई। क्लियर है? अब यदि यहां से न्यूमेरिकल बनाना है तो इसका मात्रा क्या होगा? ये ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। जूल होता है तो इसे किसमें लेना होगा? m द्रव्यमान होता है, किसमें लेना है? वही किलोग्राम में। कई बार बता दिया।
जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच क्या होता है? ऊंचाई, ऊंचाई मतलब दूरी है, दूरी है तो किसमें लूंगा? मीटर में। क्लियर है दोस्तों? एम को किलोग्राम में, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच ऊंचाई या दूरी, विस्थापन जो भी होता है उसे किसमें लिया जाता है? मीटर में लिया जाता है। क्लियर है? अब वो पूछ लेता है कि स्थितिज ऊर्जा किस किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर निर्भर करती है और ऊंचाई पर निर्भर करती है। जी का तो मान सेम होगा सबके लिए, कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल में लगाना है तो कितना लगा दूं? आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा दो। यदि द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा भी दोगुना हो जाएगी, एक घात के समानुपाती है। ऊंचाई को दोगुना करना है तो कितना हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। द्रव्यमान का आधा करना है, स्थितिज ऊर्जा आधा हो जाएगी। समानुपाती है दोस्तों। देखो न्यूमेरिकल समझते हैं किस प्रकार से होगा, ये तो आपको समझ आएगा कि किस किस में लेना है। देखो मान लीजिए प्रश्न में क्या है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है 3 kg, 3 किलोग्राम की वस्तु है। 3 किलोग्राम की मान लीजिए कोई वस्तु है दोस्तों, उसे जमीन से उठाकर 50 सेंटीमीटर ऊपर एक टेबल पर रखना है। एच ऊंचाई कितनी दी हुई है? 50 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपको ज्ञात करनी है उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखो क्या है प्रश्न, क्या है समझो। एक 3 किलोग्राम की वस्तु है, नीचे रखी हुई है जमीन पर, उसे उठाना है और 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक टेबल पर रखना है, तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? देखो ध्यान से, क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान m दिया हुआ है, और द्रव्यमान हमेशा हमें किस में चाहिए? किलोग्राम में। किलोग्राम में दिया हुआ है, चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। h ऊंचाई, दूरी, विस्थापन किसमें होते हैं दोस्तों? मीटर में होते हैं। किसमें दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। इसे किसमें चेंज करना होगा? मेरे को मीटर में चेंज करना होगा। तो क्या कर दूंगा? 100 का भाग लगा दूंगा, कितना हो गया? 0.5 मीटर। क्लियर? बस अब तो मान लगा दो, EP बराबर m कितना है? 3 है। G कितना है? 10 मान लो कैलकुलेशन के लिए। और H कितना है? 0.5 है। लगा दो, यहां से यदि पॉइंट हटाना है 0 लगा दो नीचे, 1 0 से 1 0 कट गया। EP बराबर कितना बन गया? 5 3 15, और आगे क्या आएगा? जूल आएगा। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखो, अब मान लीजिए कोई स्प्रिंग दी हुई है, स्प्रिंग, और स्प्रिंग में आपको ज्ञात करनी है कि स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। स्प्रिंग को आप संपीड़ित भी कर सकते हो और इस प्रकार से फैला खींच भी सकते हो। खींचे तो जितनी विस्थापित होती है, देखो क्या होता है, ये स्प्रिंग है। अब आप इसे या तो विस्थापित ऐसे दबाओगे या इसे आप इस प्रकार खींचोगे, तो कितनी विस्थापित होती है? जितनी विस्थापित होती है उसे x से रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई इतनी विस्थापित। मान लीजिए यहां से यहां तक ये रह गई, तो ये कितनी, यहां से यहां तक दूरी कितनी हो गई? x विस्थापित हो गई। या फिर हम कह सकते हैं इसकी लंबाई मान लीजिए खींच कर इतनी कर दी जाए, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग में निहित स्थितिज ऊर्जा होती है E पोटेंशियल बराबर E बराबर होता है 1/2 kx²। याद रखना है दोस्तों, 1/2 kx², जहां k होता है स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक, और x क्या होता है? जितनी स्प्रिंग विस्थापित हुई है, कितनी विस्थापित हुई है। देखो ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रा क्या होगा? वही जूल होगा। ये क्या है? स्प्रिंग नियतांक, और स्प्रिंग नियतांक का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। किसमें लेते हैं दोस्तों? न्यूटन पर मीटर में लेते हैं। और ये क्या है? x विस्थापित दूरी है। भाई विस्थापित क्या है? दूरी तो है, और दूरी है तो हमें किस में लेना है? इसे मीटर में लेना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। किस में लेना है? तो मीटर में लेना है।
इस प्रकार से आप इस पर न्यूमेरिकल कर सकते हो। आपको k का मान देगा, x का मान देगा, x को किसमें लेना है, आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप किसमें चेंज कर लो, मीटर में चेंज कर लो। कैलकुलेशन करके आप इस रिंग में निहित ऊर्जा की मात्रा आप निकाल सकते हो। क्लियर है दोस्तों? जैसे देखो एक न्यूमेरिकल बनाता हूं, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक स्प्रिंग का नियतांक दिया हुआ है k बराबर 6 × 10³ न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। के स्प्रिंग नियतांक दिया हुआ है 6 × 10³ न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है और उसे अपनी माध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर विस्थापित किया जाता है। 1 सेंटीमीटर विस्थापित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। तो क्या होती है स्थितिज ऊर्जा? 1/2 kx², EP बराबर 1/2 kx²। के का मान दिया हुआ, x का मान दिया हुआ, लेकिन x हमें किसमें चाहिए? मीटर में। कितना लगा दूंगा? 0.1 मीटर। 100 का भाग लगा देंगे इसमें, मान लगा दो वही। क्या हो जाएगा? 1/2 के का मान 6 × 10³ और क्या है 0.01 × 0.01 लगा दो मान। 1/2 से काट दिया, कितना आ गया? 3 × 10³ क्या हो गया? 1/100 × 1/100। पॉइंट हटा दी, नीचे 0 लगा दी, क्या बन गया? 2 और 1 3 0 से ये 3 0 कट गया, कितना बचा? 3/10 कितना आ गया? 0.3 और आगे क्या लगाएंगे? जूल, क्योंकि ऊर्जा किसमें आती है? जूल में आती है। क्लियर है दोस्तों? देखो एक होता है विस्थापन, जिसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं विस्थापन। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। विस्थापन एस एक दूरी होती है जिसे हमें किसमें लेना है? मीटर में। आसान कर दूं और न्यूमेरिकल के लिए। एक होता है वेग, और वेग बनता है कब बनता है? जब विस्थापन में मैं समय का भाग लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? हमारा वेग बन जाएगा। विस्थापन हमें किसमें लिया है? मीटर में, और समय को लिया जाता है सेकंड में। एक होता है दोस्तों त्वरण, जैसे गुरुत्वीय त्वरण अभी बात की थी। त्वरण कब बनता है? जब वेग में मैं समय का भाग लगाता हूं तब क्या बनता है? त्वरण बनता है। तो वेग क्या है? मीटर पर सेकंड, और सेकंड का भाग लगाया, क्या बना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखना, जो भी दूरी होती है उसे किसमें लेना है? मीटर में। वेग को किसमें लेना है? मीटर पर सेकंड में। और त्वरण को किसमें लेना है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।